नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नरेंद्र सिंह राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जैतरण की ओर से संचालित आज की ई क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश के बारे में अध्ययन करेंगे। इल्तुतमिश के बारे में क्लास को दो भागों में विभाजित किया गया है। आज की क्लास में हम इल्तुतमिश ने किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात उसकी सैनिक सफलताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जबकि दूसरे भाग में या दूसरी क्लास में हम उसके द्वारा किए गए शासन प्रबंध में नवाचारों और प्रशासनिक संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। जहाँ तक इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन का प्रश्न है, इल्तुतमिश इलवारी जनजाति का तुर्क था। उसका पिता इल्म खां जनजाति का सरदार था तथा बचपन में उसका जीवन अर्थात इल्तुतमिश का जीवन बहुत ही समृद्ध वातावरण में बीता। इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। बचपन से ही इल्तुतमिश अत्यधिक रूपवान और बुद्धिमान था, जिसके कारण उसके भाई उससे ईर्ष्या करते थे। और जैसा कि कभी कभी होता है, व्यक्ति के गुण ही उसके दोष बन जाते हैं। उसके ईर्ष्यालु भाइयों ने उसे धोखे से मेले में ले जाकर गुलामों के व्यापारी को बेच दिया तथा इल्तुतमिश अपने परिवार से बिछड़ गया। मध्यकालीन परंपराओं के अनुसार इल्तुतमिश एक स्थान से दूसरे स्थान पर दास के रूप में बिकता रहा। तत्पश्चात एक बड़े व्यापारी जमालुद्दीन मुहम्मद चुस्तकवा ने उसको खरीदा तथा वह उसे बेचने के लिए गजनी में लाया। इल्तुतमिश के सुंदर व्यक्तित्व ने तथा उसकी प्रतिभा ने समस्त बाजार को आकर्षित किया तथा मोहम्मद गोरी ने भी इल्तुतमिश को खरीदने के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राओं की बोली लगाई। किंतु जमालुद्दीन को यह राशि कम मिली और उसने उसको बेचने से मना कर दिया। इस कारण मोहम्मद गोरी ने गजनी में इल्तुतमिश के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी है। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक जब अपने गुजरात अभियान से लौट रहा था तो वह गजनी वापस आया और वह इल्तुतमिश के व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ तथा उसने गोरी से उसे खरीदने की अनुमति मांगी। चूँकि गजनी में इल्तुतमिश के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध था, इसलिए गोरी ने उसे दिल्ली ले जाने का आदेश दिया तथा दिल्ली में ही इल्तुतमिश तथा एक अन्य गुलाम तमगाज रूमी को 1 लाख जीतल में खरीद लिया गया। इस प्रकार इल्तुतमिश एक दास का दास बन गया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक भी मोहम्मद गोरी का दास था। ऐबक ने प्रारंभ में ही इल्तुतमिश को सरे जहांदार अर्थात अंगरक्षकों का प्रधान जैसा महत्वपूर्ण पद दिया। अपनी प्रतिभा के कारण इल्तुतमिश उन्नति करता गया। इसके पश्चात वह अमीर शिकार पर पद पहुंचा तथा ग्वालियर विजय की पश्चात ऐबक ने उसे वहां का अमीर नियुक्त किया। इसके पश्चात इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत की सबसे महत्वपूर्ण इक्ता, जो तत्कालीन दिल्ली सल्तनत थी, उसकी सबसे महत्वपूर्ण इक्ता बदायूं का पहला इक्तेदार बनाया गया। बाद में इल्तुतमिश की प्रतिभा को देखते हुए ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी भी उसके साथ कर दी। इस प्रकार हम देखते हैं कि इल्तुतमिश प्रारंभ से ही अपनी प्रतिभा के आधार पर निरंतर प्रगति करता जा रहा था। 1205-6 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को खोखरों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा और इस युद्ध में इल्तुतमिश ने झेलम नदी के किनारे अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया, जिससे प्रभावित होकर मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को यह आदेश दिया
कि वह उसे दास्ता से मुक्त कर दे। इस प्रकार मोहम्मद गोरी के आदेश से इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्ति मिल गई। और यह एक इंटरेस्टिंग बात है कि इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक खुद भी एक दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश की स्थिति यह थी कि वह ऐबक का दामाद तथा बदायूं का इक्तेदार था। ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के एक तुर्क अधिकारी अमीर अली इस्माइल ने उसे दिल्ली आने का निमंत्रण दिया तथा 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश आराम शाह को पराजित कर दिल्ली का शासक बन गया। आइए मैप के सहायता से थोड़ी सी स्थिति को समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की सत्ता का प्रमुख केंद्र लाहौर था, जबकि इल्तुतमिश बदायूं का इक्तेदार था। इस समय तुर्क अधिकारियों में सत्ता के दो केंद्र बने हुए थे, एक लाहौर और एक दिल्ली। यद्यपि दिल्ली की स्थिति उस समय एक परगने के समान थी, परंतु तुर्क अधिकारी चाहते थे कि दिल्ली सत्ता का केंद्र बने, जबकि कुछ तुर्क अधिकारी जो लाहौर के थे वो लाहौर को सत्ता का केंद्र बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने आराम शाह को अपना नेता चुना, जबकि दिल्ली के अधिकारियों ने योग्यता को देखते हुए बदायूं के इक्तेदार इल्तुतमिश को दिल्ली में आमंत्रित किया। इस प्रकार लाहौर और दिल्ली सत्ता के दो केंद्र बनने से दोनों में परस्पर संघर्ष हुआ और 1210 ईस्वी में दिल्ली के निकट जूद के स्थान पर जो युद्ध हुआ उसमें इल्तुतमिश ने आराम शाह को परास्त कर दिया। इस प्रकार इल्तुतमिश अपना राज्यारोहण कराने में सफल रहा। इल्तुतमिश को यद्यपि ऐबक के द्वारा दास्ता से मुक्त कर दिया गया था, परंतु उसे वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्ला से प्राप्त हुई तथा वह एक स्वतंत्र और वैधानिक शासक के रूप में शासन करने लगा। यद्यपि यह काफ़ी बाद में जाके मिली थी। अब हम इल्तुतमिश की समस्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जो कि उसे शासक बनने के पश्चात जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसमें प्रमुख हैं, जैसे इल्तुतमिश के 3 प्रमुख प्रतिद्वंदी थे: गजनी के ताजुद्दीन यल्दौज, सिंध का नासिरुद्दीन कुबाचा तथा बंगाल का अली मर्दान। इसके अलावा राजपूत राजाओं ने भी दिल्ली सल्तनत को कर देना बंद कर दिया था तथा जालोर और रणथंभौर स्वतंत्र हो गए थे। अजमेर, ग्वालियर, दोआब ने तुर्कों का आधिपत्य अस्वीकार कर दिया था। स्वयं तुर्की अधिकारियों का एक प्रभावशाली वर्ग इल्तुतमिश की सत्ता को मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि यद्यपि ऐबक ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया था, किंतु वे एक गुलाम की सत्ता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इसके अलावा चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों के आक्रमण का भय भी बना हुआ था। मानचित्र की सहायता से हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कि इल्तुतमिश इस समय दिल्ली का शासक था। यहाँ लखनौती में, जो कि बंगाल की सत्ता केंद्र था, यहाँ पर अली मर्दान का था। मुल्तान और उच्च में नासिरुद्दीन कुबाचा का अधिकार था और इधर गजनी में यहाँ पर ताजुद्दीन यल्दौज का अधिकार था। ये जो बेल्ट है, अहिनवाड़ा, चित्तौड़, रणथंभौर, जालोर, ग्वालियर, यहाँ के राजपूत शासकों ने तुर्की आधिपत्य को अस्वीकार कर दिया था। स्वयं दिल्ली में भी तुर्क अधिकारी उसका विरोध कर रहे थे और ये जो सबसे उपजाऊ क्षेत्र था दोआब का, वहाँ पर भी तुर्की अधिकारियों को राजस्व वसूल करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अब हम अध्ययन करेंगे कि
इल्तुतमिश ने इन कठिनाइयों का किस प्रकार से समाधान किया। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अपने प्रमुख शत्रु ताजुद्दीन यल्दोज के विरुद्ध कदम उठाया। ताजुद्दीन यल्दोज गजनी का शासक था तथा वह अपने आप को इतना शक्तिशाली समझता था कि जब इल्तुतमिश शासक बना तो यल्दोज ने उसे दास्ता मुक्ति पत्र तथा दूरभाष, एक प्रकार के राजत्व का प्रतीक होता था, वो उसे भेजा था। क्योंकि प्रारंभ में इल्तुतमिश की स्थिति कमज़ोर थी, इसलिए उसने उसे शांतिपूर्ण ढंग से उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। परंतु जब ख्वारिज़्म के शाह ने गजनी पर अधिकार कर लिया तो नासिरुद्दीन कुबाचा को मजबूरी में गजनी छोड़नी पड़ी तथा उसने लाहौर पर आकर अधिकार कर लिया। ये मानचित्र से आप देख सकते हैं कि इस गजनी में नासिरुद्दीन कुबाचा का अधिकार था और ऊपर गौर में अधिकार था ख्वारिज़्म के शाह का। तो जैसे ही ख्वारिज़्म के शाह ने गजनी पर अधिकार किया, नासिरुद्दीन कुबाचा गजनी छोड़कर आगे बढ़ा और उसने लाहौर के ऊपर अधिकार कर लिया। वह आगे और बढ़ना चाहता था तथा वो थानेश्वर के समीप तक आ गया। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश को अपनी सत्ता बचाने के लिए उसके विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करनी जरूरी हो गई तथा भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक मैदान त्राइन में नासिरुद्दीन कुबाचा तथा ताजुद्दीन यल्दोज तथा इल्तुतमिश के मध्य त्राइन का तीसरा युद्ध हुआ जनवरी 1216 ईस्वी में, जिसमें यल्दोज पराजित हुआ, उसको बंदी बना लिया गया तथा बाद में बंदायूं में उसका वध कर दिया गया। इल्तुतमिश के लिए एक प्रकार से दोहरी चुनौती थी, दोहरी सफलता थी, क्योंकि एक तो उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला उसका सबसे प्रबल शत्रु समाप्त हो गया और दूसरा दिल्ली सल्तनत का गजनी से सदा के लिए संपर्क टूट गया, जिसके फलस्वरूप दिल्ली का स्वतंत्र अस्तित्व निश्चित हो गया। इल्तुतमिश का दूसरा प्रमुख शत्रु था नासिरुद्दीन कुबाचा। इल्तुतमिश ने प्रारंभ में ताजुद्दीन यल्दोज को पराजित करने के पश्चात कुबाचा के विरुद्ध कदम उठाए तथा उसे परास्त किया। शुरू में 1217 ईस्वी में कुबाचा ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, किंतु बाद में फिर वह विद्रोही हो गया और उसने इल्तुतमिश की अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया था। दूसरी तरफ इस समय इल्तुतमिश और कुबाचा दोनों को मंगोलों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। हुआ ये कि मंगोलों के नेता चंगेज़ खान ने ईरान के शासक जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह का संपूर्ण साम्राज्य नष्ट कर दिया था। ख्वारिज़्म शाह स्वयं कैस्पियन समुद्र तट की ओर भाग गया तथा उसका बड़ा पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी मदद मांगने के लिए भारत की ओर आया तथा चंगेज़ खान भी उसका पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आ गया। यहाँ आकर जलालुद्दीन मंगबरनी ने अपना दूत आइना मुल्क को मंगोलों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए इल्तुतमिश के पास भेजा। इस समय इल्तुतमिश बड़ी कठिनाई में था। यदि वो मंगोलों की सहायता करता, मंगोलों के विरुद्ध मंगबरनी की सहायता करता तो उसे मंगोलों के आक्रमण को सहन करना पड़ता, और यदि सहायता से इनकार करता तो उस समय उसे मंगबरनी के आक्रमण का सामना करना पड़ता। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने बड़ी कूटनीति और चतुराई से काम लिया। वह मंगबरनी की सहायता कर चंगेज़ खान की शत्रुता मोल नहीं लेना चाहता था मुख्य रूप से, इसलिए उसने मंगबरनी के दूत आइन मुल्क की हत्या करवा दी तथा मंगबरनी को सहायता देने से या शरण देने से इनकार कर दिया और ये कहा
कि भारत की जलवायु उसके लिए अनुकूल नहीं है। इस दौरान जलालुद्दीन मंगबरनी ने इल्तुतमिश से युद्ध करना उचित नहीं समझा तथा उसने अपना ध्यान क्वाचा की ओर मोड़ा तथा सिंध के दक्षिण भाग को लूटकर 1224 ईस्वी में वह भारत छोड़कर पर्शिया की ओर चला गया। जैसे कि मैंने पहले बताया कि 1217 ईस्वी में कुबाचा ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली थी, किंतु बाद में उसको इनकार कर दिया था। लेकिन मंगोल आक्रमणों से के भय से या मंगोलों की इस अभियान से इल्तुतमिश को ये फ़ायदा हुआ कि उन्होंने कुबाचा की शक्ति को नष्ट कर दिया और वो बहुत ही उसकी शक्ति संकुचित क्षेत्र में रह गई। इससे इल्तुतमिश के लिए उसके विरुद्ध अभियान करना आसान हो गया तथा उसने 1228 में कुबाचा के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया, जिसमें कुबाचा परास्त हुआ। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कुबाचा ने सिंध में डूबकर आत्महत्या की, जबकि कुछ पुस्तकों में ये भी उल्लेख मिलता है कि जब कुबाचा सिंध से अपना राजकोष लेकर नाव में बैठकर सिंधु नदी को पार कर रहा था, तब नाव के डूब जाने से उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार कुबाचा ने आत्महत्या की अथवा उसकी प्राकृतिक मृत्यु हुई, इसके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। दोनों ही मत इसको माने जाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात इल्तुतमिश ने अपना ध्यान बंगाल विजय की ओर लगाया। उसने मानचित्र की सहायता से देखें आप, बंगाल यह एक लंबा प्रोसेस था जिसमें 1225 से लेकर 30 तक उसे 3 अलग अलग प्रतिद्वंदियों से सामना करना पड़ा। प्रारंभ में कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, जैसे कि मैंने पहले बताया, अली मर्दान ने बंगाल की सत्ता पर अधिकार कर लिया था, किंतु कुछ समय पश्चात एक अन्य खिलजी सरदार हिशामुद्दीन एवज ने अली मर्दान को परास्त कर दिल्ली की सत्ता पर अधिकार कर लिया तथा उसने गयासुद्दीन आजम की उपाधि धारण की और धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों पर अधिकार करते हुए बिहार तक उसने अपनी सत्ता का विस्तार कर लिया। मंगोल आक्रमणों से फ्री होने के पश्चात इल्तुतमिश ने हिसामुद्दीन एवाज के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू किया 1225 ईस्वी में। जैसे ही हिसामुद्दीन एवाज को इल्तुतमिश के आगमन की सूचना मिली, उसने उससे युद्ध करना उचित नहीं समझा तथा इल्तुतमिश की अधीनता को स्वीकार कर लिया। किंतु जैसे ही इल्तुतमिश वापस गया, उसके जाते ही हिसामुद्दीन एवाज ने पुनः इल्तुतमिश द्वारा नियुक्त बिहार के सूबेदार मलिक जानी को वहाँ से निकाल दिया तथा इल्तुतमिश की अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने अपने बड़े व योग्य पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को उसके विरुद्ध भेजा। जब नासिरुद्दीन महमूद ने यह अभियान शुरू किया, उस समय एवाज आसाम और पूर्वी बंगाल की तरफ विजय अभियान पर गया हुआ था। जब उसे महमूद के आक्रमण की सूचना मिली तो अपनी सेना सहित वापस आया तथा दोनों के मध्य हुए युद्ध में हिसामुद्दीन एवाज की मृत्यु हो गई। इस प्रकार बंगाल का सूबा दिल्ली सल्तनत का एक भाग बन गया। कुछ समय पश्चात 1230 ईस्वी में एक अन्य खिलजी सरदार इख्तियारुद्दीन बल्ख के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, जिसे 1230 ईस्वी में दबा दिया गया। राजधानी से दूर होने के कारण बंगाल पर सदैव नियंत्रण रखना अत्यधिक कठिन होता था। इसलिए इल्तुतमिश ने प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बंगाल और बिहार को अलग अलग करके वहाँ 2 पृथक पृथक सूबेदारों की नियुक्ति की। इसके पश्चात हम अलाउद्दीन खिलजी के
राजपूतों के विरुद्ध किए गए संघर्ष, लड़ाई अथवा उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में देखते हैं। इसके लिए मानचित्र की सहायता से देखने का प्रयास करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम 1226 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया, जो कि मानचित्र की सहायता से आप देख पा रहे होंगे। रणथंभौर जो कि उस समय भारत के शक्तिशाली दुर्गों में से एक माना जाता था तथा दिल्ली की सीमा पर स्थित होने के कारण इसका एक अपना बहुत ही सामरिक महत्व था। इल्तुतमिश इस दुर्ग पर अधिकार करने में सफल रहा। इसके पश्चात उसने मारवाड़ में स्थित मंडोर के दुर्ग पर अधिकार किया। तो दो दुर्ग पर वो अधिकार करने में सफल रहा, 1226 ईस्वी में रणथंभौर पर तथा 1227 ईस्वी में मंडोर पर। इसके पश्चात 1228 से 30 की अवधि में उसने कुछ अन्य छोटी छोटी रियासतों पर अधिकार किया, जैसे अजमेर, थानगीर। ये मानचित्र की सहायता से आप देख पाएंगे। अजमेर, थानगीर, नागौर, मंडोर इत्यादि क्षेत्र। उसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी का महत्वपूर्ण अभियान आप मानचित्र की सहायता से देख सकते हैं, ग्वालियर के शासक के विरुद्ध था। ग्वालियर के शासक के विरुद्ध 1231 ईस्वी में। उस समय यहाँ के शासक परिहार वंश के मंगलदेव अथवा मल्यवर्मा थे। उन्होंने 11 माह तक वीरतापूर्वक ग्वालियर की रक्षा की, किंतु अंत में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। इसके पश्चात 1233-34 ईस्वी में कालिंजर के प्रसिद्ध दुर्ग पर इल्तुतमिश ने आक्रमण किया तथा यहाँ के राजा चंदेल वंश के त्रिलोक वर्मा को परास्त किया तथा उस तुर्कों ने कालिंजर को बुरी तरीके से लूटा। इन क्षेत्रों में यद्यपि इल्तुतमिश को सफलताएं प्राप्त हुई, किंतु दो स्थान ऐसे थे जहां पर उसे पराजय का सामना करना पड़ा, और ये दो स्थान थे राजस्थान में स्थित चित्तौड़गढ़, जहां के राजा क्षेत्र सिंह ने इल्तुतमिश को परास्त किया, और दूसरा गुजरात में स्थित अहिलवाड़ा, जहां के चालुक्य वंश के शासक ने उन्हें परास्त किया। इन क्षेत्रों पर अधिकार करने के पश्चात इल्तुतमिश ने मालवा क्षेत्र में अपना सैनिक अभियान किया तथा उसने उज्जैन और भीलसा इन नगरों को लूटा। इसी अभियान के दौरान उसने उज्जैन में स्थित महाकाल के मंदिर को भी नष्ट किया। इन अभियानों से निपटने के पश्चात इल्तुतमिश को दोआब क्षेत्र में कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। दोआब क्षेत्र गंगा और यमुना के मध्य का क्षेत्र। ऐसा कहा जाता है कि अवध क्षेत्र में एक प्रमुख नेता थे पृथु, जिन्होंने 1,20,000 उस समय के मुसलमानों की लड़ाई में उनको मारा था। इल्तुतमिश को यहाँ पर कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ा तथा अंततः वह दोआब क्षेत्र पर अधिकार करने में सफल रहा तथा इन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसने जगह जगह पर बड़ी संख्या में तुर्कों को बसाना और उनको जागीर देना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने लगभग पूरे उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया। याद रखेंगे कि उसकी पराजय दो प्रमुख स्थानों पर हुई, अहिलवाड़ा और चित्तौड़। इल्तुतमिश का आखिरी अभियान। इल्तुतमिश 1236 ईस्वी में जब खोखरों के विरुद्ध अभियान पर गया तो रास्ते में ही उसकी तबीयत खराब हो गई, जिस कारण से उसको वापस दिल्ली लाया गया, जहां 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा छोड़े गए साम्राज्य में विस्तार कर दिल्ली सल्तनत को स्थापित किया। मानचित्र की सहायता से आप देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर
इल्तुतमिश का राजनीतिक क्षेत्र मान सकते हैं। ये इतना, जिसमें मुख्य क्षेत्र थे इधर बंगाल, जौनपुर यानी दोआब का क्षेत्र, नीचे मालवा, सिंध, पंजाब और दिल्ली। गुजरात यानी चित्तौड़ और अहिलवाड़ा के क्षेत्र उसके अधिकार से बाहर थे। और विद्वान ये भी मानते हैं कि यद्यपि उसने मालवा क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली थी, किंतु यहाँ पर लूटपाट के कारण वो कुशल प्रशासन व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाया था। अगली क्लास में हम इल्तुतमिश की प्रशासनिक संगठन और उसके सुधारों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।